Acceleration time graph of a particle is shown. Work done by all the forces acting on a particle of mass m in time interval t1 to t2. t1 से t2 तक एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ आपको, ये एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ तो दिया ही हुआ है आपको, और t1 से t2 तक वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज आपको कैलकुलेट करना है। बेसिकली आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको t1 पे पता होनी चाहिए वेलोसिटी कितनी है और हमको t2 पे पता होनी चाहिए वेलोसिटी कितनी है। और अगर आपको दोनों वेलोसिटी पता होंगी तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। आप वो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वही वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज होगा। ठीक, तो अब समझने वाली बात यह है कि एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये जो लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स। तो इसकी इक्वेशन y एक्सिस पे तो है एक्सेलरेशन, m इसकी स्लोप है हम फाइंड करेंगे, और x एक्सिस पे क्या है आपका टाइम। तो ये इक्वेशन बन गई। अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? स्ट्रेट लाइन की स्लोप सिंपली टेन थीटा है। तो टेन थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर ये एंगल थीटा है तो छोटे वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, परपेंडिकुलर है a1, बेस है t1, तो ये आ जाएगा a1 अपॉन t1। तो एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन आ गई वो आपकी आ गई a1 अपॉन t1, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इनटू टाइम t। अब वेलोसिटी निकालने हैं तो एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे dv बाई dt। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे? dv बाई dt। या फिर एक तरीका और है, वेलोसिटी तक नहीं जाना तो एक तरीका और है, एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स लिख लो आप। नेट फोर्स जो होगा वो मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाएगा इनटू m। ठीक है, फोर्स आ गया ये। ठीक, ये फोर्स पता लग गया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हमें लंबाई करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि हम वापस उसी पैटर्न पे चलते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv बाई dt। dt इधर आ जाएगा तो a1 बाई t1 इंटू टी इंटू डी टी, ये इधर आ गया। इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम हमारी जीरो है, कह ही रहे हैं पार्टिकल रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू जीरो पे अगर जीरो है, जीरो से t अगर हम लिमिट्स डालें इसमें, जीरो से पहले t1 डालते हैं, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो जीरो से v1 पता लग जाएगी। t1 टाइम पे जो वेलोसिटी v1 है वो आपको पता लग जाएगी। कितनी आएगी वो? तो वो आएगी v1 माइनस जीरो इज इक्वल टू a1 अपॉन t1, a1 अपॉन t1 इंटू टी स्क्वायर बाई टू, तो ये आया t1 स्क्वायर बाई टू। तो ये आपका आया a1 t1 बाई टू। ठीक है, ये t1 टाइम पे जो वेलोसिटी v1 है वो पता लग गई आपको। ठीक, अब अगर t2 टाइम की वेलोसिटी निकालेंगे तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे, बस टाइम जीरो से t2 डालेंगे और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो से v2 डालेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो आपका आएगा v2 माइनस जीरो इज इक्वल टू a1 अपॉन t1 इंटू t2 स्क्वायर बाई टू। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो जब आप v2 स्क्वायर करोगे तो ये आया आपका a1 स्क्वायर t1 स्क्वायर इंटू t2 की पावर 4 अपॉन 4, माइनस v1 स्क्वायर करेंगे तो फिर से आ गई a1 स्क्वायर t1 स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन आ जाएंगी आपकी। हाफ m तो है ये बाहर, बाकी a1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर भी हम कॉमन ले सकते हैं। a1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर भी 4 तो कॉमन आएगा ही आएगा, t1 स्क्वायर भी अगर हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। तो पहले वाले फैक्टर में बचेगा आपका t2 की पावर 4 और दूसरे वाले फैक्टर में बचेगा t1 की पावर 4, क्योंकि t1 स्क्वायर नीचे था नहीं, फिर भी आपने कॉमन लिया तो t1 स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा t1 की पावर 4। तो ये आपका वर्क डन आया m a1 स्क्वायर अपॉन 8 t1 स्क्वायर, नीचे कितना आएगा 8 t1 स्क्वायर, और ऊपर है t2 की पावर 4 माइनस t1 की पावर 4। सो द आंसर विल बी B part। A variable force given by two dimensional vector 3x square I cap plus 4j cap एक वेरिएबल फोर्स है, एक पार्टिकल पे लग रहा है, और फोर्स न्यूटन में, एक्स मीटर में, वो सारी ऐसा यूनिट है। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू 3,0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो वर्क डन बाई द फोर्स होगा, वर्क डन बाई ऑल द फोर्स। अब यहाँ एक ही फोर्स लग रहा है तो हमें बेसिकली वर्क डन निकालना है उसको। तो वर्क डन अगर हम निकालेंगे इंटीग्रेशन
एफ डॉट डी एक्स, तो ये आपका आएगा 3x² के साथ तो आ जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन 4 के साथ आ जाएगा dy। ठीक, x में x की लिमिट डालेंगे, y में y की लिमिट। x जो है वो 2 से 3 तक वेरी कर रहा है, 2 से 3 तक जा रहा है, और जो y है x जो है वो 2 से 3 तक जा रहा है, और y 3 से 0 तक जा रहा है, तो y की लिमिट आएगी 3 to 0। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन बनेगा x³ और दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा 4y। x³ में लिमिट आप डालोगे 2 से लेकर 3 तक, और 4y में लिमिट डालेंगे हम 3 से लेकर 0 तक। तो ये 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8, पहला फैक्टर ये बन गया, प्लस y की वैल्यू 0 डालेंगे तो पहला 0 हो जाएगा, -12। तो ये आपका है 27 माइनस 8 करेंगे तो ये आपका बनेगा 19 माइनस 12, तो ये आपका है +7 जूल। इतना वर्क डन होगा उस वेरिएबल फोर्स का, और जो वर्क डन होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो +7 जूल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, मतलब प्लस का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स? इन चार में से कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है? ठीक, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही कंजर्वेटिव हैं, और मैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, जबकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। तो वो तो कभी वर्क करता ही नहीं है। ठीक है, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही कंजर्वेटिव हैं, दोनों की करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा है आपका? नॉन कंजर्वेटिव। ये पार्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन द वर्क डन इंक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी? ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होता है, ढंग से समझना है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यानी अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी, कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना घटना है वो कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन से रिलेटेड है, और वो भी पेयर वाइज है। मतलब अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन होगा उससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम या ज़्यादा होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसी फोर्स के करस्पॉन्डिंग होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फोर्स ग्रेविटेशनल हो जाए और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाए, वो नहीं होगी। ठीक, और माइनस साइन क्या कह रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, बढ़ नहीं रही होगी, कम हो रही होगी। और इस बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हो, अगर एक m मास की बॉल को हम धीरे धीरे h नीचे लेके आए तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है वो +mgh है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया है, तो इससे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बड़ी नहीं है, तो वो mgh के अमाउंट के बराबर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। इसका उल्टा एग्जाम्पल, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निगेटिव होगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। तो कंसेप्ट ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स जब पॉजिटिव वर्क कर रहा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है, और जब कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। ठीक है, ये मतलब है इस माइनस का। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केस के अंदर वर्क डन इंक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी? तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर सकता है, कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है, और कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव जब वर्क डन होगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, तो वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो क्या आंसर मार सकते हो आप? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो भी जरूरी है। ठीक है, बट एक नन ऑफ दीज भी आंसर है। तो अब जब नन ऑफ दीज आंसर है तो फिर हम बी पार्ट आंसर नहीं मारेंगे, फिर हम क्या मारेंगे? नन ऑफ दीज। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो इतना थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं हम और बी पार्ट आंसर मार देते, बट इसमें नन ऑफ दीज है तो बेहतर आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि वहाँ पे क्या मिसिंग है? माइनस मिसिंग है। ठीक है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट?
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंटम। पहला समझना है आपको, क्या मोमेंटम को बदले बगैर हम काइनेटिक एनर्जी बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। अगर कोई बॉम्ब है वो रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। अचानक से एक्सप्लोड कर गया, दो हिस्सों में मान लिया एक्सप्लोड कर गया, तो एक हिस्सा इधर भाग गया, एक हिस्सा इधर भाग गया, तो मोमेंटम अब भी जीरो होगा। इनिशियल मोमेंटम भी जीरो था, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी, पार्टिकल और या जो बॉम्ब है वो रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही वो एक्सप्लोड करेगा अब उसके पास एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अब जीरो नहीं है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी बदल दी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंटम। तो पहला करेक्ट है, पहला बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, कैन बी चेंज्ड। बी पार्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी चेंज विदाउट चेंजिंग आउट इट्स मोमेंटम। गलत हो गया, जब ए सही है तो बी तो गलत ही हो गया। सी पार्ट, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। कह रहे हैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बदले बगैर जो मोमेंटम है वो हम नहीं बदल सकते। इसको आराम से समझना है। कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बदले बगैर मोमेंटम नहीं बदल सकते, यानी अगर कहीं मोमेंटम बदल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बदलनी ही पड़ेगी, तभी मोमेंटम बदलेगा। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? एग्जाम्पल समझिए। मान लिया एक वॉल है, दीवार है, एक दीवार, और उस पर एक पार्टिकल है मास का, एक बॉल है मान लिया, वो वी वेलोसिटी से आगे हिट कर रही है, एक गेंद हिट कर रही है दीवार को, और इलास्टिक कोलिजन हुआ। और इलास्टिक कोलिजन करने का मतलब ये है कि वो उसी स्पीड से रिबाउंड कर गया। अब मुझे इस केस में समझाओ आप, क्या काइनेटिक एनर्जी बदली? बिल्कुल नहीं बदली। इलास्टिक कोलिजन तक काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं आया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हाफ एम वी स्क्वायर ही है। क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी बदली? बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन मोमेंटम बदला? बिल्कुल बदला। 2 mv से मोमेंटम बदला है। पहला मोमेंटम अगर आपका प्लस एम वी है तो दूसरा मोमेंटम माइनस एम वी हो जाएगा। मोमेंटम बदल गया लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली। ठीक, तो हमारे पास दोनों एग्जाम्पल हैं। एक केस वो है जिसमें मोमेंटम बदले बगैर काइनेटिक एनर्जी बदल दी, और एक केस वो है जिसमें काइनेटिक एनर्जी बदले बगैर हमने मोमेंटम बदल दिया। दोनों ही केस पॉसिबल है, दोनों ही आपस में इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसमें लिखा है कैन नॉट बी चेंज, तो ये भी गलत हो गया। डी पार्ट में कह रहे हैं ये सिस्टम कैन नॉट हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम। कह रहे हैं कोई सिस्टम है, काइनेटिक एनर्जी नहीं कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कोई सिस्टम है, कैन नॉट हैव एनर्जी, उसके पास एनर्जी नहीं होगी विदाउट हैविंग मोमेंटम। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, और इवन काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया तो इसके पास, इस पूरे सिस्टम के पास कोई मोमेंटम नहीं था, इनिशियल मोमेंटम भी जीरो था, फाइनल मोमेंटम भी जीरो था, बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो नहीं है। तो सिस्टम के पास एनर्जी भी हो सकती है, सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, सिस्टम कहा है उन्होंने, विदाउट हैविंग एनी मोमेंटम। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? ए पार्ट। ए शेल एक्सप्लोड्स एंड मैनी पीसेस फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एक शेल है वो एक्सप्लोड कर जा रही है और कई सारे टुकड़े हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में उड़ जा रहे हैं। तो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, कौन सी चीज इसमें कंजर्व्ड होगी। तो एक एक करके समझते हैं सारी चीजें। एक शेल है वो एक्सप्लोड कर जा रहा है और डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पीसेज में, अलग अलग डायरेक्शन में उड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी एक्सप्लोजन होता है हमेशा इंटरनल फोर्सेस काम आते हैं, और इंटरनल फोर्सेस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं करते। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल चेंज हुई होगी तो मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी आपकी चेंज हो गई होगी। ए बीड एक्स रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी यहाँ पे, और यहाँ पे एक बीड एक्स रखी हुई है, ये बीड है एक। ठीक है, एंड इज कनेक्टेड बाय 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स एंड इज मेड टू ऑसिलेट टू एंड फ्रो अलोंग द लाइन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, इस तरह से टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, व्हेन द बीड पासेस थ्रू द सेंट्रल पोजीशन इट्स एनर्जी, जैसे वो सेंट्रल पोजीशन से पास करेगी तो इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मतलब पूरी काइनेटिक होगी, पूरी पोटेंशियल होगी, हाफ काइनेटिक होगी, हाफ पोटेंशियल होगी। तो बहुत सिंपल है, अगर इनिशियल केस में जब ये बीट सेंटर पे यहाँ रखी हुई थी और ये दोनों स्प्रिंग आपकी रिलैक्स थी, ठीक है, दोनों स्प्रिंग आपकी रिलैक्स थी, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। फिर आपने इसको बीट को इधर एक्स या कुछ अमाउंट से इधर कंप्रेस किया और रिलीज कर दिया, फिर इसने ऑसिलेट करना शुरू किया। तो जब ये अपनी मीन पोजीशन से पास करेगी, सेंट्रल पोजीशन से पास करेगी, तो जो पूरी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में होगी। ये बिल्कुल एसएचएम होगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा ये। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जब ये बीड होगी
चाहे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम हो या नेगेटिव एक्सट्रीम हो, तो सारी एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में होगी, और जब ये अपनी मीन पोजीशन से क्रॉस करेगी तो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में होगी, और इस तरह से ऑसिलेशन चलता रहेगा। तो इसका आंसर बनेगा डी पार्ट, ऑल काइनेटिक एनर्जी। Alex and John are loading identical cabinets onto a truck. Alex lifts his cabinet straight up from the ground to the bed of the truck, where John slides his cabinet up a rough ramp to the truck. ठीक है, दो तरह की सिचुएशन है। किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे आपको पहुंचाना है, तो एक बंदे ने तो सीधे उठा के पहुंचा दिया, सीधे उठाया और पहुंचा दिया उस हाइट तक, और दूसरे ने क्या किया, एक इंक्लाइन प्लेन बनाया और उस पर खींच के उसको पहुंचाया। ठीक है, उस पर खींच के लेके गया, रफ इंक्लाइन प्लेन है। तो ये पूछ रहे हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वर्क डन, वर्क डन के बारे में पूछ रहे हैं। दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन किया हुआ है, किसी ने ज़्यादा किया होगा, किसी ने कम किया होगा। ठीक है, तो आपको समझना है, जिसने डायरेक्ट उठाया है इसे ऊपर, तो उसने जो वर्क डन किया होगा वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जो कि mgh के बराबर होगा। लेकिन जिसने इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस पे जो लेके गया है इस तरह से ऊपर की तरफ, तो पोटेंशियल एनर्जी तो अभी भी mgh ही बढ़ी है, बट सिंस ये सरफेस रफ थी तो उसने कुछ वर्क फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी किया होगा, तो उसका वर्क डन जो होगा वो ज़्यादा होगा, उसका वर्क डन जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो किसने ज़्यादा वर्क किया होगा, जिसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी कुछ वर्क किया है। ठीक है, तो एलेक्स ने तो सीधे लिफ्ट किया, तो इसका वर्क डन mgh होगा, सिर्फ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। वाइल जॉन का जो वर्क डन होगा वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगा। तो किसका वर्क डन ज़्यादा हुआ, जॉन डज मोर वर्क देन एलेक्स, सी पार्ट। Mark and David are loading identical cement blocks onto David's pickup truck. Mark lifts his block straight up from the ground, where David slides his block up a ramp containing frictionless roller. जो रैम्प है वो फ्रिक्शनलेस है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जब अब दोनों का ही जो वर्क डन होगा वो सेम होगा, क्योंकि दोनों का ही जो वर्क डन होगा वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पहले सिचुएशन में फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं है, और दूसरी सिचुएशन में जब स्लाइड भी किया तब भी जो रोलर है वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो दोनों का वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, सेम। मार्क एंड डेविड डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, बी पार्ट। ए पाइल ड्राइवर ड्राइव्स पोस्ट इनटू द ग्राउंड while repeating dropping a heavy object on them। ठीक है, मतलब कोई पोस्ट है और उसको जमीन में मूव कराना है, तो ऊपर से हैमरिंग चल रही है। ठीक, कोई हैवी ऑब्जेक्ट उसको बार बार उस पर हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो पोस्ट है, कोई पाइप होगा वो जमीन के अंदर जा रहा है। ठीक है, एज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट ईच टाइम, हर बार वो सेम हाइट से हम उसको गिरा रहे हैं। बाई वॉट फैक्टर डज द एनर्जी ऑफ ए पाइल ड्राइवर अर्थ सिस्टम चेंज व्हेन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ड्रॉप्ड इज डबल्ड। ठीक है, बाई वॉट फैक्टर डज द एनर्जी ऑफ पाइल ड्राइवर सिस्टम चेंज when the mass of the object being dropped is doubled। ठीक है, तो समझना है सिचुएशन इस तरह से, मान लिया ग्राउंड हुआ, ये कोई पोस्ट हुई जिसको आप ड्राइव करा रहे हो, अंदर लेके जा रहे हो, और यहाँ पे कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट है जिसको हम गिरा रहे हैं, हिट कर रहे हैं। ठीक, और दोनों केसेस में हम बराबर हाइट से ही उसको गिरा रहे हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, वही तो होगी जो इसको हिटिंग में काम आएगी। ठीक है, अब आप अगर मास डबल कर दोगे, जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हो अगर उसका मास डबल करोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल। तो आंसर क्या बनेगा आपका, 1:2। पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी 2 mgh होगी। सो द आंसर विल बी ए पार्ट। A weight W suspended from a spring is raised through a height h so that the spring becomes just slack। ठीक है, एक वेट है, इस तरह की सिचुएशन है, एक सस्पेंडेड स्प्रिंग है, और स्प्रिंग सस्पेंडेड है, तो कितना इलोंगेशन हुआ होगा उसमें ऑलरेडी, तो जो इलोंगेशन हुआ होगा mg = kx, ये इलोंगेशन होगा। अब हमने क्या किया कि इसको ऊपर उठाया, ठीक है, फोर्स लगा के ऊपर उठाया, और इस ब्लॉक को तब तक ऊपर उठाते गए जब तक कि स्प्रिंग क्या नहीं होगी, रिलैक्स नहीं होगी। ठीक, और वो जो हाइट है वो आपकी h दी हुई है, तो h को हम kx, x जो है वो h के बराबर है, तो mg = kh, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक, और इसमें क्या क्या कह रहे हैं वो समझना। इफ E वॉज द एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच स्प्रिंग, स्ट्रेच स्प्रिंग की जो एनर्जी है वो E है,
ई जो होगी वो क्या होगी, हाफ के एच स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, एक्स एच के बराबर है, ये एनर्जी होगी। देन द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, और जो इसको ऊपर उठाने में जो वर्क किया गया है वो क्या है आपका W। ठीक है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, फाइनल भी जीरो, उनका डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो। अब कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे, तो एक तो उठाने वाले का वर्क डन है तो वो W है, बाकी स्प्रिंग का जो वर्क डन होगा तो वो होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एच स्क्वायर, और mg का जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस mgh। ठीक है, mg लग रहा है नीचे, सॉरी स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स भी ऊपर ही लगेगा और स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी ऊपर ही हो रहा है, तो उसका जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। बाकी mg का वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि mg लग रहा होगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो उसका वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये वर्क डन वो उस पर्सन का है जिसने उसको उठाया, ये तीनों का वर्क डन जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि हो गया जीरो। तो जो पर्सन का वर्क डन आ रहा है वो आपका आ रहा है mgh माइनस हाफ के एच स्क्वायर। अब ये जो हाफ के एच स्क्वायर है ये E दिया हुआ है आपको। ठीक, अभी mgh कितना होगा, mgh कितना होगा, तो mg तो हो गया वेट W, और हाइट आपको h दी हुई है, तो WH माइनस E ये आपका आंसर बनेगा, सी पार्ट। इस W और इस W में कोई रिलेशन नहीं है, वेट है, ये वर्क डन है, वेट है और ये क्या है आपका वर्क डन, ये वर्क डन ही पूछा है आपसे। वर्क डन हमने निकाला ही, ऊपर उठाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, WH माइनस ई, लेकिन आपसे शायद मुझे लगता है कुछ और ही पूछा गया है। इसमें पूछा गया E वॉज द एनर्जी ऑफ द स्टेज स्प्रिंग देन द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं, कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, तो वो बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो सिंपली mgh होगा। अगर आपने h उठाया ऊपर तो गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, mg जो है वो उसका वेट W है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, W इंटू एच, ए पार्ट आंसर बनेगा। लेकिन हमने एक और चीज फाइंड कर ली जो ज्यादा बेहतर थी, वर्क डन इन रेजिंग इट, और वो कितना आया, वो आया WH माइनस ई।